हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के चैप्टर राष्ट्रपति चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, उस सभी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह टॉप 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। इस 30 क्वेश्चन से आपका राष्ट्रपति चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 30 सिर्फ एमसीक्यू हमने पिक किया है, लेकिन इस 30 से कम आपका 90 एमसीक्यू कवर हो जाएगा। मतलब जो कि लुसेंट का है, लुसेंट में जो भारतीय राज्य व्यवस्था दिया गया है चैप्टर राष्ट्रपति जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, सभी को आपका कवरेज हो जाएगा। अगर आपने अभी तक लुसेंट का जो ये राष्ट्रपति चैप्टर नहीं पढ़ा है, नहीं भी पढ़े हैं, तो इस वीडियो को देख लेते हैं, तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। अगर पढ़ लिए हैं तो इसको आप रिवीजन के तौर पे भी इसको ले सकते हैं, एमसीक्यू को आप क्यूज के रूप में भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम चैप्टर वाइज हम ये सीरीज चला रहे हैं, इससे पहले भी हम 2-3 चैप्टर को सॉल्व करवा चुके हैं। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका सभी वीडियो का लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए एमसीक्यू जो हमने तैयार किया है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए जब भी क्वेश्चन आए तो उस सभी में से आप अपने से क्या है कि देखिए करेक्ट आंसर कौन है, उस सभी को आप अपने कॉपी में लिखते जाएंगे और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखते हैं, जिससे पता चल सकता है कि आपकी तैयारी कितनी है। देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, किसमें निहित है? ऑप्शन ए में दिया है प्रधानमंत्री, बी में दिया है राष्ट्रपति, सी में दिया है मंत्रिपरिषद और डी में दिया है संसद। ठीक, करेक्ट आंसर क्या होगा? जो संघ की कार्यपालिका शक्ति हमारे राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। और राष्ट्रपति को ही क्या है कि देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, और राष्ट्रपति ही क्या है? देश का संवैधानिक प्रधान होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, सेकंड ये भी पूछ सकता है कि ये देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वह राष्ट्रपति होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। देखिए हम 30 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए क्या कौन-कौन सी योग्यता है? योग्यता क्या होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो। सेकंड योग्यता क्या होनी चाहिए? तो वह 35 वर्ष से अधिक आयु के हों। ठीक है? थर्ड योग्यता क्या होनी चाहिए? वो किसी भी सदन में चयनित होने के लिए योग्यता रखते हो। ठीक है? इस तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। और चौथा क्या है? वह किसी भी लाभ पद पर जब चुनाव के समय किसी भी लाभ पद पे नहीं हो। ठीक है? देखिए ऑप्शन ए में दिया है भारत का नागरिक हो, ये सही दिया हुआ है। 35 वर्ष से अधिक आयु के, ये भी सही दिया हुआ। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएँ हैं। लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता प्राप्त हो उसके पास। और डी में दिया है वह संसद के किसी सदन नहीं है, सदन का सदस्य हो। तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर डी ये अनिवार्य नहीं है उसकी योग्यता के लिए। ठीक है? संसद में यानी योग्यता रखता हो कि वह संसद के किसी भी सदन में उसका सदस्यता ग्रहण किया जा सके, इसकी योग्यता रखता हो, यही काफ़ी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सदन का सदस्य हो। क्वेश्चन नंबर आप 3 को देखेंगे। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जा सकता है? देखिए जब भी कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न होता है तो किसके पास इसको भेजा जाता है निर्देशित के लिए? तो ऑप्शन ए में दिया संसदीय समिति के पास, बी में है निर्वाचन आयोग, सी में है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी में क्या है? उच्चतम न्यायालय। करेक्ट आंसर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय। जब कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उच्चतम विवाद के बाद उच्चतम न्यायालय के पास जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन-कौन से होते हैं? मतलब निर्वाचक मंडल में कौन-कौन से होते हैं? तो संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के सदस्य। ऑप्शन बी में संसद के दोनों सदन तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित सदस्य। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा? संसद के दोनों सदन के सदस्य और विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए में करेक्ट क्यों नहीं होंगे? देखिए विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, इस बात को आप बखूबी से ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 5 में है भारत के राष्ट्रपति को किसके उसके पद से हटाया जा सकता है? देखिए राष्ट्रपति जो है उसको कैसे हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए में है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी में है लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी में है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और ऑप्शन डी में है संसद के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो एक ही कंडीशन हो सकता है क्या? उसपे महाभियोग ला करके, महाभियोग की प्रक्रिया चला करके उसको उसके पद से राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। ठीक है? इसको ध्यान रखेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है? महाभियोग प्रक्रिया
अनुच्छेद 61 में इसके बारे में दिया गया है। और महाभियोग एक ही कंडीशन में लाया जा सकता है, कब? जब वह संविधान का राष्ट्रपति अतिक्रमण करता हो। संविधान का राष्ट्रपति जब अतिक्रमण करता है तब उसमें महाभियोग प्रक्रिया चलाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में, दोनों सदन में से किसी भी एक सदन में इसके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया लाने से 14 दिन पहले, ध्यान रखिएगा, 14 दिन पहले लिखित में राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होती है। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी होती है, और जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है उसके जो है 2/3 बहुमत से अगर इसकी पास होती है तो अगले सदन में भेजा जाता है। देखिएगा, एक चीज देखिएगा, हम यहाँ पर बताए हैं 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास पत्र भेजता है, लेकिन पत्र में क्या है, 1/4 सदन के सदस्यों का हस्ताक्षर भी उस पर होना अनिवार्य है। ठीक है, समझ गए होंगे महाभियोग प्रक्रिया कैसे चलता है, उसके बारे में भी हमने पूरे बता दिए हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 में है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? देखिए, सदन में राष्ट्रपति पे, जो पीछे ही बताया हमने, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है पास करने के लिए उसके कितने सदन की अनुमति चाहिए? तो एक में सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य। ऑप्शन बी में दिया है, सदन के कुल सदस्य में से कम 2/3 सदस्य। सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य। और ऑप्शन 4 में दिया है, सदन के विशेष बहुमत। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सदन के कुल सदस्य में से 2/3 सदस्य का, यानी उस पे अनुमोदन होना या फिर समर्थन चाहिए, तब जाके उस पे महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप 7 को देखेंगे। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलवाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए में दिया है मुख्य, भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी में दिया हुआ है प्रधानमंत्री, सी में दिया हुआ है आपको अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता। करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश ही क्या होता है, राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता का शपथ दिलाता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अब कहा गया है मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो शपथ ग्रहण करता है वह किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? तो ऑप्शन ए में है 58, ऑप्शन बी में है 60, ऑप्शन सी में है 66 और ऑप्शन डी में है 70। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर अवेलेबल नहीं है तो उस समय देश का राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? ऑप्शन ए में संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, ऑप्शन बी में है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी में है अटॉर्नी जनरल और ऑप्शन डी में है प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु हो जाए, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं हम, दोनों अनुपस्थित हों, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश ही क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। ठीक, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, उपराष्ट्रपति अगर अवेलेबल है, तब क्या होगा? तो राष्ट्रपति ही क्या होगा उस समय उपराष्ट्रपति के पद को संभालेगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, ऑप्शन बी में संविधान संशोधन से, ऑप्शन सी में है कानूनी कार्यवाही से, ऑप्शन डी में क्या है? महाभियोग ला करके। ठीक है, तो महाभियोग ला करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। देखिए अगला सवाल है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है आपके एग्जाम में। पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, उसका कालानुक्रम कौन सा था, उसका अवधि कितने से कितने तक था, इस तरह से जो भी बनता है क्वेश्चन, तो आप क्या करना है, आपको जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं कम से कम उसका कर्म कब कौन बने उसको कम से कम एक बार देख जरूर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन में कहा गया है राष्ट्रपति चौथे कौन थे। देखिए पहले राष्ट्रपति कौन थे पता है आप लोगों को? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो क्या है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने कब बने थे? 26 जनवरी 1950 में इन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला था। उसका से कब तक रहा था? तो ये रहा था 13/5/1962 तक। 13/5/1962 तक मतलब 12 साल तक इनका अवधि रहा था। और सबसे लंबे समय तक अभी तक के इतिहास में राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि 12 साल तक राष्ट्रपति के पद को संभाला। ठीक, उसके बाद क्या कौन बन जाते हैं? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सेकंड नंबर में कौन बनते हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कब? तो 13/5/1962 से लेकर के 13/5/1967 तक। ठीक है, 1967 तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये थर्ड नंबर के ये राष्ट्रपति बनते हैं। कब? ये 13/5/1967 से लेकर के 1967 से लेकर के 3/5/1969 तक ही रहते हैं। मतलब यह अपना कार्यकाल
यह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 3/5/1969 में ही इनका क्या होता है कि देहांत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये देहांत हो जाने के कारण ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रथम भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे। ठीक है, थर्ड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं चौथे के। तो चौथा कौन हो गया? जब ये इनकी डेथ हो गई तो उसके 3-4 महीने के बाद अगस्त के आसपास में, अगस्त यानी कि 24 अगस्त 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1974 के बीच में चौथे राष्ट्रपति के पद पे तौर पे बीबी गिरी भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद 5वें बन जाते हैं हमारे फखरुद्दीन अली अहमद जी। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को? काफी ही इंपॉर्टेंट था। इस तरह से आप कर्म को भी कम से कम एक बार देख लिया करें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, मतलब निर्विरोध, जिसका कोई किसी ने भी विरोध न किया हो, वह अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति ऐसे बने जिनका सर्वसम्मति से चुने जा गए हैं। तो वह कौन से हैं? तो ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रसाद, बी में है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी में है जाकिर हुसैन और डी में क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? नीलम संजीव रेड्डी जो है वह सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक का एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? ए में है राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपको पता है 12 साल पूरे राज चलाए। सी में, सॉरी ये बी होगा और ये सी होगा। ठीक है, तो बी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी में है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पता है ये भी 5 साल पूरा किए थे। बीबी गिरी जो है 5 साल ये भी पूरा किए थे। सिर्फ क्या है, पहले ही बता दिए हम, जाकिर हुसैन जो है देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे और इन्होंने पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति देखिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन बी में, ए में दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है, सी में दिया है प्रधानमंत्री का नियुक्ति कर सकता है और डी में दिया है राज्यपाल। इसमें पूछा गया किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति का नियुक्ति ये राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? ठीक है, ये भी देखिए ऑप्शन ए में है लोकसभा अध्यक्ष, बी में है सेना प्रमुख, ऑप्शन सी में है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है। ठीक है, बाकी सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। क्वेश्चन नंबर आप 16 को देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? ठीक है, तो भारत की मर्जी, जो राष्ट्रपति है उसकी मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बी में है ये चुनाव आयुक्त और सी में है आपके राज्यपाल और डी में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? राज्यपाल। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के अनुमति तक अपने पद तक रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या कितनी होती है? तो 12। 12 ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान हो गया, समाज कार्यों में प्रख्यात हो और उनमें उनकी दक्षता प्राप्त हो। तो ऐसे 12 भारतीय को ये राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। 2 क्या है? 2 व्यक्ति ऐसे कर सकते हैं जो क्या है? एंग्लो इंडियन हो। एंग्लो इंडियन के 2 व्यक्ति को भी राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करें। बी में है न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, सी में क्या है? आपातकाल की घोषणा करे और डी में क्या है? अध्यादेश जारी करे। देखिए ऑप्शन ए में क्षमादान प्राप्त करने की आजादी, मतलब इन्हीं की अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन बी में है आपातकाल अगर लगाना हो तो राष्ट्रपति ही लगा सकते हैं, अध्यादेश जारी भी राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन ऑप्शन बी में क्या है? न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की जो अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 19 में है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो किसी भी सर्वोच्च न्यायालय से अधिकार लेने का परामर्श सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? वह अनुच्छेद कौन सा है जिससे राष्ट्रपति से राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है आपका 129, बी में दिया है 132, सी में दिया है 143 और डी में दिया है आपका 32। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, 143 के तहत राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, बी में अध्यक्ष, सी में प्रधानमंत्री, डी में उपराष्ट्रपति। तो संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 22 को देखिए।
भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश की बात करता है तो ऑप्शन ए में है राजेंद्र गडकर, ऑप्शन बी में है एच कानिया, ऑप्शन सी में है पी.एन. भगवती और ऑप्शन डी में क्या है एम. हिदायतुल्लाह। तो एम हिदायतुल्लाह ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। 23 को देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो देखिए, एक में है लोकसभा अध्यक्ष, बी में है राज्यसभा के सभापति, सी में है राष्ट्रपति और डी में क्या है महान्यायवादी। करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति क्या है अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति द्वारा जारी जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन एक ए 1 माह, ऑप्शन बी 6 सप्ताह, ऑप्शन सी 6 माह और ऑप्शन डी क्या है 8 माह। करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 सप्ताह। ठीक है। 25, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? हम पहले ही बता दिए हैं। ऑप्शन ए में है अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी में है विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, सी में है एंग्लो इंडियन, ऑप्शन डी में है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। सी करेक्ट आंसर होगा, एंग्लो इंडियन के 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के लिए। ठीक है। 26 को देखेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार राष्ट्रपति का कौन संभालेगा? तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी हम इसको करवा चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्वतः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेगा? एक में है पुनः लौटा सकता है, बी में अनुमति देगा, सी में क्या है पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है और डी में क्या सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुमति उसको दे देगा पारित करने का। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन 28 को देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है। देखिए, गणतंत्र हम लोग है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी में है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। डी में क्या है? सॉरी, सी में है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और डी में है राज्यों का यह संघ है। करेक्ट आंसर क्या होगा? गणतंत्र का जो इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वह है, ऑप्शन ए में है दिल्ली चंडीगढ़, ऑप्शन बी में है दिल्ली पंडिचेरी, ऑप्शन सी में है दिल्ली दमन एंड दीव, ऑप्शन डी में है चंडीगढ़ और पुडुचेरी। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। संविधान के 70वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी को भाग 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसको भाग लेने की अनुमति या फिर अधिकार प्राप्त हुआ है। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो वह जब वह संसद के दोनों सदन द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे, ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री उस पर क्या हस्ताक्षर कर दे, ऑप्शन डी में है सर्वोच्च न्यायालय उसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? जब कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है और संसद में प्रस्तुत होने के बाद वह राष्ट्रपति अगर सहमति दे दे तो वह अधिनियम बन जाता है। इस तरह से आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा आपको यह वीडियो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और आपको अगले किस टॉपिक वीडियो चाहिए उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देख